नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नाम निशान मामले में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। चुनाव आयोग के आदेश पर अभी रोक लगाने से इनकार। दोनों गुटों को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। दिल्ली मेयर चुनाव में आपकी जीत। आप उम्मीदवार शैले ओबेरॉय बनी मेयर। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की हार। मनीष सिसोदिया बोले, गुंडे हार गए। शराब केस के बाद अब जासूसी मामले में बढ़ सकती है सिसोदिया की मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी हरी झंडी। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 900 तो निफ्टी 272 अंक टूटा। निफ्टी बैंक ने लगाया 700 अंकों का गोता। मिड कैप में भी हाहाकार। अमेरिका रूस में बढ़ी तनातनी। बाइडेन बोले, रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। अमेरिका का दावा। बाइडेन के कीव दौरे के वक्त रूस ने किया मिसाइल टेस्ट। योगी सरकार ने पेश किया यूपी में सबसे बड़ा बजट। 7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, युवा, महिला और स्टार्टअप पर जोर। शिवसेना के नाम और निशान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धव गुट को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों ही गुटों को नोटिस भेजा है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, कोर्ट की कार्रवाई की आज की कार्रवाई का लबोलबाब। जी, सही कहा आपने। उद्धव ठाकरे गुट को एक झटका लगा है। जब चुनाव आयोग ने अपना आदेश दिया था तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था और उन्हें ही तीर कमान का जो सिंबल है अलॉट कर दिया था। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका दायर की थी। आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से याचिका में ये भी कहा गया था कि जो बैंक अकाउंट्स है उनको फ्रीज कर दिया जाए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि दूसरे फ्रैक्शन जो है वो अकाउंट्स को खाली कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के अंदर एक जवाब मांगा है। तब तक उद्धव ठाकरे जो उनको टॉर्च का सिंबल दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस मामले पर जो उनको जिस तरह की राहत की उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, उनको कोई राहत नहीं मिली है। अब पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। शुक्रिया असीम। इधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शिवसेना पर जिस तरह का फैसला चुनाव आयोग ने दिया है वैसा कभी पहले नहीं हुआ। उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में अपने सभी साथियों को ये कहा कि मेरे बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी दिया दे दी। मगर अभी कुछ लोगों ने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय दे दिया कि ये शिवसेना और इसका सिंबल जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की इन लोगों के हाथ में नहीं रहेगी और किसी को हम दे जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं था, आज यहाँ हुआ है। क्योंकि आज देश की राजनीति की हुकूमत जिनके हाथ में है उन्हें जिस तरह की स्थिति चाहिए इस तरह का डिसीजन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी से हम लोग देखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो संगठन देश में काम कर रहा है और उनके जो साथी हैं, इन लोगों के दिमाग में एक बात कही है कि देश की सभी हुकूमत हमारे मुट्ठी में रखेंगे। और बढ़ते हैं महाराष्ट्र और शिवसेना से आगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपने अपना सिक्का जमा दिया है। एमसीडी में हो हंगामा और कोर्ट कचहरी के बाद आज हुआ मतदान और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर का चुनाव जीत लिया। आखिरकार
दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर से पहली बार पार्षद बनी शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई है। शैली को 150 वोट जबकि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद शैली ओबेरॉय ने कहा कि वो संविधान के हिसाब से हाउस का संचालन करेंगी। वहीं इस जीत से उत्साहित आप पार्षदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी धांधली से चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन आखिरकार जनता की जीत हुई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और साथ ही आज ये भी साबित हो गया, गुंडागर्दी हार गई और सच्चाई जीत गई, दिल्ली की जनता जीत गई। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। तो भले ही मेयर चुनाव की जंग आम आदमी पार्टी ने जीत ली हो, लेकिन इसके साथ ही आप नेता सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मोर्चा खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीबीआई ने जनवरी में गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दायर करने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 2016 में सरकारी विभागों और संस्थाओं के बारे में जानकारी और फीडबैक के लिए ये यूनिट बनाया था। सीबीआई पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी बना चुकी है। हालांकि इस मामले की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इधर फीडबैक यूनिट मामले पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले 6 साल में यूपी का बजट 2 गुना हो चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में 32,722 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2,491 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन है। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना भी करेगी। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन बताया है। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं
न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और अब बात करते हैं मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड पूरी तरह से बिगाड़ दिया और बाजार में आज भारी गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो और आईटी सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स में 900 से ज्यादा और निफ्टी में करीब 700 अंकों की निफ्टी में करीब 272 अंकों की गिरावट रही और निफ्टी 17,554 पर बंद हुआ। मार्केट की इस भारी गिरावट को समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, सबसे पहले तो कि आज मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिरा, क्या रही हाइलाइट्स? बिल्कुल, जैसे आपने बताया ग्लोबल क्यूज जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके कारण बाजार में शुरुआत ही कमज़ोर हुई। इनफैक्ट अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो कल एक्सपायरी जो है मंथली, उसके पहले एक ज़बरदस्त बाजार में गिरावट का माहौल रहा। सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। खास करके मेटल, मीडिया और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में 2% से ज़्यादा की इंट्राडे गिरावट दर्ज हुई। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद होती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एनएससी का देख लें तो एक शेयर बढ़ने वाले के सामने 4 शेयर गिरने वाले थे। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ खराब थी। स्मॉल कैप, मिड कैप सभी शेयरों में आपको मुनाफा वसूली से लेकर बिकवाली भारी होती हुई नजर आई और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी निफ्टी कंपनियों में आपको भारी बिकवाली एफआईआईस की तरफ से होती हुई नजर पड़ी। चलिए, तो आज गिरावट का बाजार रहा, लेकिन यतीन बताइए कि इस बाजार में भी सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ रहा? टॉप लूजर्स और गेनर्स कौन रहे? तो अगर आप निफ्टी कंपनीज की बात करें तो 3 ही निफ्टी कंपनियां आज हरे निशान में थी और इसमें से अगर हम देखें तो आईटीसी आपको दिखेगा लगभग आधे % के गेन के साथ। बजाज ऑटो भी एकदम मार्जिनल गेन्स के साथ बंद हुआ। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको यहां दिखेंगे, खास करके अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइज इंट्राडे में लगभग 12% तक नीचे गया। अगर आप अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 6% नीचे। ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू स्टील वो दूसरे शेयर्स हैं जहां बिकवाली काफी भारी थी। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो चुनिंदा यहां भी गेनर्स थे। थर्मैक्स 6% ऊपर अच्छे ऑर्डर फ्लोज के बाद। औरबिंदो फार्मा, लिंडे, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी। लेकिन फ्लिप साइड में अगर आप चले जाएं तो मिड कैप स्टॉक्स में आपको जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी। अदानी विलमार, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% के इंट्राडे कट दिखे। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज को छोड़ के अदानी पावर, अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स में 5% तक के इंट्राडे फॉल्स आपने देखे। तो अदानी ग्रुप अक्रॉस द बोर्ड आज बिकवाली वहां होती हुई नजर पड़ी। शुक्रिया यतीन। इधर निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा के मुताबिक बाजार में ये समय सतर्क रहने का है। उनका कहना है कि कुछ समय तक मार्केट सीमित दायरे में रह सकता है। उन्होंने हर गिरावट में बड़े बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह दी है। प्योरली फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट यही है कि क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन होगा और क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर ये डबल वैमी हो गई तो इस पे आप क्या वैल्यूएशन देंगे? आई थिंक मोटा मोटी यही है। बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अगर मार्केट को इवेंचुअली 2-3 साल का व्यू लें, अगर ऊपर जाना है तो इट हैज़ टू बी लेड बाय बैंक्स जो कि 40% का वेटेज है। बट आई वुड से अगर ये आपको थोड़े करेक्शन मिलते हैं तो लुक एट बाइंग इनटू टॉप क्वालिटी बैंक्स। राहुल अरोड़ा का ये भी कहना है कि व्हाइट गुड्स शेयरों में वोल्टास और ब्लू स्टार बेहतर हैं। उनके मुताबिक दोनों शेयरों में रिस्क रिवार्ड और वैल्यूएशन अच्छे हैं। ब्लू स्टार एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट शेयर भी काफ़ी हद तक गेन कर रही है। उनके मैनेजमेंट ने आके एक मार्केट शेयर टारगेट भी दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की भी बात कर दी है। वोल्टास ऑफ कोर्स एट 20 to 23% मार्केट शेयर इज अ मार्केट लीडर। वैल्यूएशंस दोनों में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है अनुज। आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पे मैं डेफिनेटली एक झुकाव होगा। रिटर्न रेशियोज दोनों के बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। आई थिंक फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बोथ केसेस आपको 20 से 25% में मिल जाएंगे। फॉर दैट आई थिंक जिस तरह के कैश ऑन बुक्स हैं और वोल्टास में एक ऑप्शनल ट्रिगर है कि
कि जब वो डीमर्जर आ जाएगा, थोड़ी वो चर्चा आई थिंक इंटरनली भी चालू हो चुकी है, तो आई थिंक वो एक ऑप्शनल ट्रिगर है, बट बहुत ही कमाल की कंपनीज है। और अब 100% अनाज की पैकेजिंग जूट में होगी। कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। 100% अनाज और 20% चीनी की जूट पैकेजिंग करना अब अनिवार्य होगा। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है? देखिए, कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 1 साल के लिए बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। साल 2022-2023 के लिए फैसला लिया गया है। इसके तहत सरकार बाजार से जूट खरीदती है और उस जूट को पैकेजिंग अनिवार्य करती है। इसमें आपको जो फूड ग्रेन्स है उसकी 100% पैकेजिंग करनी होती है, जो कि चीनी है उसकी 20% पैकेजिंग आपको जूट के बोरों के अंदर करनी होती है। इससे सीधे जूट के से जुड़े हुए किसानों को फायदा पहुंचता है। हर साल करीबन 8,000 करोड़ रुपए का जूट सरकार इससे खरीदती है, जिससे कि सीधे 40 लाख किसानों को फायदा पहुंचता है। इतना ही नहीं, जो जूट से इस पैकेजिंग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, 30 लाख कर्मचारी, उसको भी इसका फायदा पहुंचता है। तो इसका कार्यकाल जो एक्सटेंशन है सरकार ने 1 साल बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी, यानी कि अनिवार्य पैकेजिंग 1 साल के लिए आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर में चैट जीपीटी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ इससे जुड़े खतरों की भी चर्चा होने लगी है। कैसे काम करते हैं एआई आधारित चैटबॉट्स, ये हमारे लिए गेम चेंजर है या डेंजर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। वेलकम बैक। रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंचे तो पुतिन ने भी आंखें दिखा दी। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि बाइडेन की कीव यात्रा में पुतिन बहुत भड़क गए थे। जिस वक्त बाइडेन कीव में थे उसी वक्त रूस ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया। रूस की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेहद घातक बताई जा रही है। इसे सरमत मिसाइल बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। सरमत मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। इस बार वक्त से पहले और हर बार से ज्यादा गर्मी से आम आदमी परेशान है, लेकिन एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियां इस सीजन को लेकर उत्साहित हैं। एयर कंडीशन बनाने वाली एलजी, वोल्टास और हायर जैसी कंपनियां इस बार पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा सेल्स की उम्मीद कर रही हैं। तपती गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। उत्तर भारत में इस बार रिकॉर्ड गर्मी का अनुमान है। कंपनियों को एसी की मांग में तेजी की उम्मीद है और नई रेंज मार्केट में उतारी जा रही है। हायर ने ऐसा एसी लॉन्च किया है, हायर ड्यूटी प्रो एयर। ये 10 सेकंड में कमरा ठंडा कर देगा, कमरे के भीतर धूल भी साफ कर देगा और इसे आप हायर के स्मार्ट ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। We have launched 3 new series. In this, one is UV heavy duty machine, which is one is the air purification system. Second is the heavy duty machine, and third is also it is a self cleaning technology also. So हमारी line है कि शुद्ध हवा और ठंडा हवा. So on this basis, we have one is UV cleaning. Second is another series called Kinochi, which is again a heavy duty. And both these series are IoT enabled, inbuilt IoT. The market में एक तो IoT enabled है, एक तो inbuilt IoT है. So these are all Wi-Fi enabled, IoT enabled, and inbuilt. So these are the models which we have launched for this summer. यूरोपियन कंपनी इलेक्ट्रोलक्स भी भारतीय बाजार में एयर कंडीशनर की खास रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें खास तौर पर एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर शामिल हैं। Consumer trends are moving towards a brand which reciprocates with their values and belief and comes with purpose and embrace sustainability. They are also looking for better indoor air quality and energy saving in air conditioners and certain features like multi-layer air filtration, plasma technology and variable cooling capacities.
इस बार ज्यादातर कंपनियां नई स्टार रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए कूलिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स नॉर्मल एयर कंडीशनर के मुकाबले 25 से 30% तक महंगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ज्यादा गर्मी को देखते हुए कंपनियों को इस बार डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है, लेकिन भारत के अमीर महंगी गाड़ियों, आलीशान घर और इंटरनेशनल हॉलिडे पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। एक के बाद एक कई सर्वे आए हैं जो कह रहे हैं कि अमीरों की लग्जरी शॉपिंग अभी जारी रहेगी। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। इकोनॉमी के कई सेक्टर अभी कोविड से पहले की स्थिति में नहीं लौट पाए हैं, लेकिन भारत के अमीर अब पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इंडिया सोथविच इंटरनेशनल रियलिटी के सर्वे के मुताबिक 2023-24 में करीब 61% एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखते हैं। 65% अमीर लोगों की पसंद है 4 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। वहीं 13% एचएनआईज 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गोवा और बंगलुरु रियल एस्टेट खरीदने के लिए टॉप शहर बने हुए हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि करीब 11% अमीर भारतीय विदेशों में रियल एस्टेट की तलाश कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये आउटलुक बरकरार रहने की उम्मीद है। खासकर कोविड के बाद डिमांड हैज बिकम रोबस्ट और जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, उन लोगों की हमने काफ़ी अच्छी डिमांड पीछे नोटिस की है आफ्टर कोविड। एंड चाहे वो सिटी प्रॉपर्टीज़ हों, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, गुड़गांव, और चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों हॉलीडे होम्स, गोवा, लोनावला, ऋषिकेश, शिमला, वी हैव सीन वेरी गुड डिमांड। लग्जरी होम्स के साथ लग्जरी गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ी है। 2022 में 2021 के मुकाबले 50% ज्यादा 38,000 लग्जरी कारें बिकी हैं। 2022 में मर्सिडीज ने 15,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं और इस वक्त कंपनी के पास 6,000 गाड़ियों के ऑर्डर पेंडिंग है और वेटिंग 9 से 12 महीनों की है। लैम्बोर्गिनी इस साल 100 कारें बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है और उसके पास पहले से इतनी बुकिंग है। पिछले साल पोर्शे ने भारत में 780 गाड़ियों की बिक्री के साथ 64% की ग्रोथ दर्ज की है। लग्जरी कार्स हैं, इनकी ग्रोथ केवल इंडिया सेंट्रिक फिनोमिना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, आप कोई भी लग्जरी कार मेकर ले लें, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, मर्सिडीज, इनके बेस्ट एवर ईयर हुए हैं पिछले साल। तो इट इज अ ग्लोबल फिनोमिना। लोगों की इनकम रुकी हुई थी, लोग कोविड से बाहर आए हैं, उनके बाद ये पेंट अप डिमांड आई है जिसको उन्होंने सर्विस किया है। यही नहीं, अमीर भारतीय घूमने फिरने पर भी खर्च कर रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में विदेश यात्रा पर भारतीयों ने करीब $10 अरब खर्च किए हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रही अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।